Hello everyone, welcome back to the channel. So this time we will discuss about the Indian judiciary. बहुत सिंपल चैप्टर है. जुडिशरी का रोल, टाइप्स ऑफ केसेस, स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सो यही सब इस चैप्टर का बैकग्राउंड है. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. सो लेट्स गो विद इट. सो द टर्म जुडिशरी, तो ये वर्ड आता है लेटिन वर्ड इडोसियरिस से. इसका मीनिंग बिलोंगिंग टू अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. अब इम्पोर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट के थ्री इंपॉर्टेंट विंग्स है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी. अब जुडिशरी क्या करता है? सो इट प्रोटेक्ट्स द लॉ by punishing those who break them and protecting those who have been denied what is rightfully theirs. ओके, तो लॉ क्यों जरूरी है, जुडिशरी क्यों जरूरी है? क्योंकि पीपल के जो राइट्स है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए. एज अ सिटीजन आपके हर सिटीजन की इक्वल राइट्स है और आपको मिलनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है रोल. तो रोल इसमें जुडिशरी का है, द जुडिशरी हैज द पावर टू कैंसिल द लॉ पास बाय द गवर्नमेंट पार्लियामेंट if they violate the basic constitutional structure. It means जो citizens के fundamental rights हैं वो राइट्स को कोई वायलेट ना करे और वो राइट्स पे कोई इशू ना हो, इसलिए भी ये राइट्स जरूरी है. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट. अब टाइप्स ऑफ केसेस. सो बेसिकली दो ही टाइप्स के केसेस होते हैं, एक होता है तुम्हारा सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल. अब सिविल मतलब जहाँ पे भी डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी, आपका मनी, इनहेरिटेंस, या फिर प्रॉपर्टी को लेके कोई वाद विवाद, फिर मैरिज रिलेटेड टू रेंट, तो ये सब केसेस आएंगे सिविल में. अब क्रिमिनल मतलब सिंपल, जिसमें डिस्प्यूट है ओवर व्हाट, फिजिकल इंजरी हो गई है, किसी को मार दिया, चोरी, डकैती, डाउरी, दहेज मांगना, ये सब. सो ये सब पार्ट है इसका, टाइप्स ऑफ केसेस का. ओके. तो केसेस दो ही टाइप के होते हैं, एक तो क्रिमिनल होता है या तो सिविल होते हैं. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन जुडिशरी. तो हमारे पास जो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, तो उसमें हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में. उसके अलावा हर स्टेट्स में हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं. फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड एट द लोअर ऑर्डर वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके. सो लेट्स सी इन डिटेल्स. अब सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. हाईएस्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर अगर कोई है तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. और अंडर द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स लोकेटेड इन ईच स्टेट कम्स. ओके. और हाई कोर्ट्स के नीचे आपके न्याय पंचायत और लोक अदालत आती है. नाउ अब एक सिटीजन को अगर लगता है कि उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस रखी है, अगर वो केस अगर हायर कोर्ट नहीं सुन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये हाई कोर्ट नहीं सुन रहा, तो ही कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट कब एक्सिस्टेंस में आया था? तो 20 जनवरी 1950. ओके, ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है. एंड द इनॉग्रल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स वेर कैरिड आउट बाय चीफ जस्टिस हरिलाल जे कानिया. ओके, along with other 5 जस्टिस. ओके. तो एज ऑफ नाउ जो ओपनिंग था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसकी प्रोसीडिंग किसने की थी? हरिलाल कानिया ने. और कब सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया था? 28 जनवरी 1915. और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया comprises the chief justice of India and 25 judges which are appointed by president. Okay. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन जो है, अपॉइंटमेंट जो है, वो थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. तो हमने इसमें देखा है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स है. उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट्स को आएगी. और जो इनिशियल फर्स्ट प्रोसीडिंग थी वो किसने की थी? हरिलाल जी कानिया ने. और उनके साथ अदर 5 जस्टिस थे. ओके. चलो वील मूव नेक्स्ट. अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है. तो सिंपल में याद रखो कि 1 or 2 HC, 5 और 10 years HHC एडवोकेट. इट मीन्स कि सबसे पहले तो वो होना चाहिए इंडियन सिटीजन, वेरी इंपॉर्टेंट. अब वो होना चाहिए जज, कोई भी एक हाई कोर्ट का. कितने साल के लिए? 5 years. तो हाई कोर्ट के लिए 5 years का जज होना चाहिए. या फिर उसने होना चाहिए एडवोकेट. अब एडवोकेट होना चाहिए तो कितने साल के लिए? 10 years का. लेकिन कहाँ का होना चाहिए? हाई कोर्ट का ही होना चाहिए. ओके. तो सिंपल में याद रखो, इंडियन सिटीजन, ही शुड बी जज ऑफ 1 or more हाई कोर्ट्स. और मिनिमम कितने ईयर्स के लिए होना चाहिए? 5 years के लिए होना चाहिए. अगर वो नहीं है हाई कोर्ट का जज, तो मिनिमम वो एडवोकेट होना चाहिए. लेकिन किसका? हाई कोर्ट का. कितने साल के लिए? एटलीस्ट 10 years के लिए. अब इसका जो सिलेक्शन है, द प्रेसिडेंट का शुड कंसिडर हिम टू बी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट. ओके. एंड इनका जो एज ऑफ रिटायरमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज ऑफ रिटायरमेंट है 65, unless he or she resigns or is removed by a presidential order. Okay.
तो ये 2023-24 में लास्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़ से, he was the Chief Justice of India of Supreme Court. Okay, so what are the conditions we saw? So simple, he should be an Indian citizen. He should be a judge of one or more high courts. For how many years? For 5 years. He should be an advocate of high court or at least for 10 years. Okay, and age of retirement is 65 years. I hope this is clear. So let's move on next. अब रिमूवल, अब वो हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज है, अब उसको से नॉर्मली निकाल सकते हो. देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दिस. सो व्हाट इज द प्रोसीजर इन केस इफ द सुप्रीम कोर्ट जज वांट्स टू बी रिमूव? तो उसको कैसे निकाल? द प्रेसिडेंट पासिस एन ऑर्डर. अभी ऑर्डर क्यों पास हो रहा है? क्योंकि वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज इज इनटू अ सिचुएशन ऑफ मिस प्रॉपर बिहेवियर or incapacity, misproper behavior or incapacity, then the president passes an order. Okay, अब इसमें both the houses of the parliament has to pass an address for the removal. The address should be supported by 2/3 members of the members who are present and voting. It means अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई on the grounds of proven misbehavior, incapacity आया तो प्रेसिडेंट को एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा. लेकिन वो ऑर्डर पास करने के लिए both the houses of parliament का रहना जरूरी है एंड उसमें मोर देन 2/3 वोटिंग होनी चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल सकते हैं. आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी बहुत सारी बाइंडिंग्स होगी. तो सबसे पहले उनकी जो एरिया ऑफ फंक्शनिंग है वो 3 एरिया में, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वाला, एक एपिलेट ज्यूरिडिक्शन और एडवाइजरी. अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मींस सुप्रीम कोर्ट अलाउज इट्स टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन, मे बी बिटवीन 2 स्टेट्स, बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट. तो जब गवर्नमेंट्स के बीच में अगर कोई इशू, जैसे फॉर एग्जांपल दो स्टेट्स के बॉर्डर पे कोई इशू है, तब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा. या फिर मल्टीपल स्टेट्स है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट और स्टेट्स के अगेंस्ट है, तब तो ऐसे सब सिचुएशन में ओरिजिनल जुडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करेगा. एंड इट ऑल्सो सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड अ फ्यू स्टेट्स ऑन द अदर साइड. ओके, now the powers. So Supreme Court has the power to transfer cases from one court to another. It can withdraw the pending cases or dispose of them if it feels they are similar or identical. अब इसका मतलब क्या है कि टिपिकल केस हुआ हाई कोर्ट में जिसमें एविडेंस थे, सब थे, और उसके बाद उसमें टिपिकल जो जजमेंट आना था नहीं आया, तो फिर उसके बाद वो केस किसी ने सुप्रीम कोर्ट में डाला. अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है, ये सिचुएशन अगर आती है, ये अगर इसमें कन्विक्ट होते हैं, ये फाइंडिंग्स होती है केस में, तो हम ये फैसला लेंगे. तो अब क्या करना है, तो ये फैसला और ये जो डिसीजन एक पर्टिकुलर केस में लिया है, ये अक्रॉस हाई कोर्ट्स वो दे सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन में अगर हाई कोर्ट के पास कोई केस आता है तो हाई कोर्ट को ये तरीके से डिसीजन लेना है. तो दिस इज द एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो हमने क्या देखा इसमें, क्या फंक्शन है उसके. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट सेटल करेगा डिस्प्यूट किसमें, मे बी 2 स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट और बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड, इट हैज द पावर टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर. थर्ड, इट कैन विड्रॉ पेंडिंग केसेस और डिस्पोज ऑफ देम इफ इट फील्स दे आर सिमिलर और आइडेंटिकल. अब सेकंड फंक्शन है एपिलेट. अब एपिलेट का मतलब ये होता है, इट हैज द पावर टू हियर अपील फ्रॉम द कोर्ट्स अंडर इट. अब उनके नीचे जो कोर्ट्स है, जैसे कि हाई कोर्ट्स है, तो हाई कोर्ट्स में सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, तो सुप्रीम कोर्ट वो केस सुनेगा. So Supreme Court hears appeals in the cases that involve law that are important to all citizens of the country, or if the High Court asks the Supreme Court to decide on a particular case. अब अगर ऐसा हो गया कि हाई कोर्ट के जजेस को भी लगा कि इसमें ये केसेस का जो फाइनल एक अप्रोप्रिएट डिसीजन आना चाहिए, तो समवेयर इट इज लैगिंग, इन सच केसेस दैट केसेस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द एडवोकेट और द जजेस टू द हाई कोर्ट. तो ये होगा तुम्हारा एपिलेट ज्यूरिडिक्शन. तो हमने अभी तक कौन सा ज्यूरिडिक्शन देखा, तो कौन सा फंक्शन देखा, एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और एपिलेट ज्यूरिडिक्शन. थर्ड है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन इन क्रिमिनल केसेस. अब क्रिमिनल केसेस जो हमने देखी, तो क्रिमिनल केसेस में क्या देखा है कि क्रिमिनल केसेस जो है उसमें 3 कंडीशन है. फर्स्ट, इफ द हाई कोर्ट रिवर्सेस एन ऑर्डर ऑफ एन accused and sentences him to death. If the high court has taken a case from a subordinate court and sentenced the accused to death or imprisonment for life. If the high court decides that a case is fit to be appealed in Supreme Court. अब ये 3 कंडीशंस में ये केस सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. कॉन्स्टिट्यूशन केस में से सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हियर्स द केसेस विच इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक
रिसेंटली जो दिल्ली के रेप केसेस थे, तो अगर उसको नॉर्मली हम लोग फंक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेप केसेस का टाइमिंग बढ़ते जाएगा, डेट्स पे डेट्स आती जाएगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो ऐसे सिचुएशन में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोग रन करेंगे जिसमें जल्दी जल्दी डिसीजन मिलेंगे, तो ताकि सबके प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो, केस जल्दी सॉल्व हो। कॉन्स्टिट्यूशनल केस मतलब कि ऑलरेडी केसेस डिसाइडेड है, उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सब हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी ने अपील की है, तो इन सच केसेस में, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अगर लॉज चेंज हुए और उसके बेसिस पे अगर किसी ने केस किया, तो वो सबसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिक्शन। अब एडवाइजरी जुडिक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट हैज एडवाइजरी यूजुअल मैटर व्हिच आर रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कुछ जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कुछ एडवाइस लगेगी, ये मैटर्स पे कैसे डिसीजन लेने, तो इन सच केसेस भी एडवाइजरी का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। नाउ जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट में चूज टू इग्नोर सच एडवाइस। अब ये जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने सब जो डिसाइड किया वो सही होगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है ओके है, देन इट विल बी कंसिडर, और एल्स इट विल नॉट बी कंसिडर। तो ये था इसका एपेलेट ज्यूरिडिक्शन इन क्रिमिनल केसेस। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट। ओके, नाउ हाई कोर्ट, अब दिल्ली से हम आ जाते हैं स्टेट वाइज। वाई स्टेट वाइज? क्योंकि स्टेट्स का अपना ही एक ज्यूरिडिक्शन होता है, हर केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते। सो द हाई कोर्ट हेड्स द जुडिशरी ऑफ ए स्टेट एंड इज सबऑर्डिनेट ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि हाई कोर्ट के डिसीजंस को थोड़ा चेंज या उसमें कोई ये कुछ नॉर्म्स लाने हैं, या फिर अगर उसको सुनना है तो किसके सुनना है, सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जस्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आप तुम्हारा हाई कोर्ट आता है। ओके, नाउ सम हाई कोर्ट्स हैव द jurisdiction of more than one or two three states also. Now as of now how many high courts are there in India? So there are 25 high courts in India. अब हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ईच हाई कोर्ट हैज अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। अब इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। अब यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहा, तो ऑब्वियसली वो एक दिन में तो उसको पता नहीं होगा कि हर स्टेट में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जजेस कौन से हैं। तो इसके लिए कंसल्टेशन के लिए एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का है वो, और एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर, ये दोनों की कंसल्टेशन से ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 25 हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करेंगे। ओके, सो टू अपॉइंट द अदर कोर्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब क्वालिफिकेशन, अब ये हाई कोर्ट के जज है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जज में क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मिनिमम 1 और 2 हाई कोर्ट का जज रहना है फॉर 5 years, और एडवोकेट रहना है हाई कोर्ट का फॉर 10 years, और उनका एज ऑफ रिटायरमेंट है 65। अभी हाई कोर्ट है उससे थोड़ा नीचे है, तो ऑब्वियसली व्हाट उसके भी क्या क्राइटेरिया है, तो सिंपल है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ओके, ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस in India for 10 years or practice an advocate of high court or other subordinate courts for 10 years। अब उसके लेवल पे और उसके नीचे के कोर्ट्स में एक एडवोकेट की पोस्ट पे कम से कम 10 साल उन्होंने काम किया होगा, या फिर जुडिशियल ऑफिस में 10 साल काम किया होगा। अब एज ऑफ रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट का 65 था, तो इनका एज ऑफ रिटायरमेंट 3 साल कम है, 62। अगेन सेम, इट इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ओके, अभी प्रेसिडेंशियल का पास होगा ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, एंड ये भी पास होगा बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो मिनिमम कितनी वोटिंग चाहिए? 2/3 वोटिंग चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट, तो क्या क्या क्राइटेरिया? फर्स्टली वो एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 10 years का एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ पे? या तो जुडिशियल ऑफिस में, या एज ए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट। 10 year कितना है इनका? एज ऑफ रिटायरमेंट कितना है? 62। और निकाल कैसे निकालेंगे, कैसे? तो सिंपल, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अगर प्रेसिडेंट को लगता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, so both the houses of parliament will vote against him or her, and then he will be removed. I hope this is clear. नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, और इसके नीचे अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। सो पावर ऑफ हाई कोर्ट्स आर मेनली जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब इसका मतलब क्या है? जुडिशियल पावर में हाई कोर्ट नॉट ओनली लिसन्स टू अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट। अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से केसेस आ रहे हैं, हाई कोर्ट वो भी सॉल्व करेगा, or he can approach directly to preside over cases that dealt with the state revenue, marriage law, etc. And it is in its capacity of administrative function. अब administrative काम क्या करेगा? High court supervises the functioning of the subordinate courts. अब same way जो supreme court
जो गाइडलाइंस दे रहा है हाई कोर्ट्स और अदर कोर्ट्स को, तो हाई कोर्ट भी कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा लोअर कोर्ट्स को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, and it can make rules for them and regulate their practice too. Now the High Court can also withdraw cases from a lower court if it bears a question of law of general importance. अब कोई पर्टिकुलर केसेस में ऐसा है कि जहाँ पे कुछ सोल्यूशन ये है जो भी है, तो इन पर्टिकुलर सिचुएशन में केसेस विड्रॉ हो जाएगी. नाउ दिस इज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज इम्पोर्टेंट. तो जो फर्स्ट हाई कोर्ट था कलकत्ता वाला, वो फर्स्ट हाई कोर्ट था इंडिया का. द कलकत्ता हाई कोर्ट होता फर्स्ट हाई कोर्ट. कब सेटअप हुआ था? 1 जुलाई 1862. So I hope the functions of high courts are also clear. चलो मूव ऑन नेक्स्ट. अब सबऑर्डिनेट कोर्ट. अब ये कोर्ट किसके नीचे है? सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, अब उसके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट. व्हाट आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? सो देयर आर मेनी लोअर कोर्ट्स इन अ स्टेट बिलो हाई कोर्ट. दिस कोर्ट आर नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट. अब उसमें 3 कैटेगरी. एक तो सिविल कोर्ट्स है, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स. अब सिविल कोर्ट किससे डील करेगा? तो ऑब्वियसली डील विद सिविल केसेस. So the court of the district judge is the highest civil court in the district. तो जनरली फॉर एग्जांपल नागपुर में या फिर आसपास में जो आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, सॉरी उसमें जो सिविल कोर्ट का एक सेक्शन होता है, तो वो डील करेगा सिविल कोर्ट्स में से. उसके बाद में क्रिमिनल कोर्ट्स. तो एज द नेम सजेस्ट क्रिमिनल कोर्ट डील्स विद ओनली क्रिमिनल केसेस. Okay, the court of the session judge is the highest criminal court in a district. अब revenue courts क्यों? तो revenue courts are the court that deals with cases involving taxation of any kind. It involves cases dealing with collection and assessment of land revenue. So the board of revenue is the highest court in the revenue courts. अब ये वो केस होते हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को काउंटर करते हैं. जैसे सिविल केसेस में अगर कोई जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का कुछ डिवोर्स का इश्यू, तो वो कहाँ जाता है? सिविल कोर्ट के अंडर, फैमिली कोर्ट में. सेम क्रिमिनल केसेस हैं तो उसके लिए अलग कोर्ट होगा. फिर रेवेन्यू से लैंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं तो उसके लिए अलग कोर्ट होता है. ओके, सो ये सब किसके अंडर आएगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट. अब उसके नीचे है न्याय पंचायत. सो व्हाट इज न्याय पंचायत? सो दीज आर कोर्ट्स दैट ट्राई पीटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट विलेज. अब विलेज लेवल पे जब छोटे मोटे डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए होती है न्याय पंचायत. अब न्याय पंचायत मोस्टली एक होती है 2 से 3 या 3 से 4 विलेजेस के लिए. लेकिन अगर पीपल कन्विंस नहीं है उसके डिसीजन से, दे कैन अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके, सो these are your न्याय पंचायत. so I hope this is clear. तो subordinate क्या है? so subordinate courts मतलब they are the lower courts in a state below the high court. okay, उसमें 3 कैटेगरीज है. एक तो सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, थर्ड है उसमें रेवेन्यू कोर्ट. और न्याय पंचायत क्या है कि 3-4 विलेजेस के अंडर एक न्याय पंचायत आती है. अब लास्ट है लोक अदालत. so what is लोक अदालत? so obviously the word itself says the लोक अदालत is the people's court. okay, it is a voluntary organization that support disputes among people. सो जो पीपल जैसे काफी टाइम रिटायर्ड एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस जो लीगल प्रोफेशन में हैं या सोशल वर्कर्स हैं, तो अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट दे आर लीगलाइज्ड एज लोक अदालत. ओके, अब इसमें जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं तो ये डिसीजन फाइनल होते हैं और ये बोथ द पार्टीज जो इस डिस्प्यूट में है उनके ऊपर बाइंडिंग होती है कि जो डिसीजन मिल दिया गया है वो फाइनल है. तो टेक्निकली ये जो भी केसेस अगर वो दोनों पार्टी कन्विंस है तो डिसीजन मान लेते हैं, नहीं तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट्स. सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू.